हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैं जो अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें जो मेरा मुख्य वीडियो है वो मेरा आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का पूरा आपको सिलेबस बता दिया है। और अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जिन जिन टॉपिक्स का मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँगी अभी, तो मैं अब आज से वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वही नोट्स बना लीजिएगा आप। नोट्स बनाते हुए और जो मैं बोलूँगी वो आप लिखते जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पुनर्जागरण पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर आपको किसी ने पहले नींद से उठाया, नींद से उठाने के बाद जैसे सुबह अक्सर ऐसा होता है जब हम 5 बजे या 4 बजे उठते हैं, तो उठने के बाद हमें फिर से नींद आती है। तो सोचते हैं बस 5 मिनट सो लें, 4 मिनट सो लें, 10 मिनट सो लें, और फिर सो जाते हैं तो फिर पता ही चलते हैं कि 3 से 4 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। तो ऐसे ही एक बार अगर हम सोते हैं, मतलब कोई जगाता है हमें और फिर हम दोबारा सो जाते हैं, और फिर से जब हमें कोई जगाता है, पहली बार जगाना क्या हुआ, जागरण हुआ हमारा। जब हम दोबारा सोए और फिर दोबारा हमें किसी ने जगाया तो हमारा क्या हो गया, पुनर्जागरण हो गया। इसी तरह ये पुनर्जागरण ये है ना, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में आपको सारी बातें बताऊंगी। तो ये जो पुनर्जागरण है इसे रेनेसांस भी कहते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व, थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जैसे हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पता ही होगा आपको, बहुत जनरल सी चीजें हैं ये। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। उसी तरह विश्व का जो इतिहास है हमारा, विश्व के इतिहास को भी मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये हो गया प्राचीन विश्व का इतिहास। प्राचीन विश्व का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है, 5वीं सदी से। 5वीं सदी, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी को पता होगा, ईसा मसीह के बारे में पता ही होगा आप सभी को। ठीक है, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटनाएं हैं, बाद की घटनाएं, ठीक है, ये हो गई है बाद की घटनाएं। और इधर क्या है, समझ लीजिए, ये है पूर्व की घटनाएं। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब ईसवी कहलाती हैं। इसे हम ईसवी कहते हैं। ठीक है, इसे एडी भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे एडी लिखा मिलेगा, वो यही चीज है, एनो डोमिनी कहते हैं इसे। तो ये ईसा मसीह के बाद की घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं हैं। और ये सब क्या है, ईसा मसीह के जन्म की सब पूर्व की जो घटनाएं होती हैं। सॉरी, अभी मेरा नया नया है इसलिए मुझे ज्यादा लिखते नहीं आ रहा है, इसमें प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ईसा मसीह के जन्म की जो पूर्व की घटनाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। इसे हम ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट लिखा मिलेगा आपको, बीसी। तो जहां पे भी आपको बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा, आप ये समझ जाना कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात कर रहा है। और अगर आपको ईसवी लिखा होगा मिलेगा अगर आपको, तो फिर वहां पे आप क्या समझ जाना, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं आपको बता रहा है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा होगा 8th-9th में पढ़ा होगा आपने, नंबर लाइन ये 0 होता है, फिर इधर पे ये पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं ये, और इस साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या चलते हैं, नेगेटिव नंबर्स चलते हैं। तो आप इसी तरह से इसे भी आप समझ सकते हो सॉरी, समझ सकते हो। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या है, प्राचीन विश्व हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 5वीं सदी। 5वीं सदी का मतलब क्या है, ईसा के जन्म के बाद की जो सदी थी, ईसा के जन्म के बाद की बात हो रही है। उसके पहले से पहले का जितना भी इतिहास था वो प्राचीन विश्व का इतिहास कहलाया। मध्यकालीन विश्व का इतिहास कौन सा कहलाया, जहां से इसकी समाप्ति हो रही है, प्राचीन विश्व के इतिहास की जहां से समाप्ति हो रही है वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हो, 5वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक का जो इतिहास है हमारा वो मध्यकालीन विश्व का इतिहास कहलाया। और आधुनिक विश्व का इतिहास 16वीं सदी से आज तक का जो इतिहास चल रहा है वो क्या है, हमारा आधुनिक विश्व का इतिहास है। ठीक है, ये हो गया
ये आगे आपको काम आएगा। अब हम अगर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी रखना है या हमें नोट्स बनानी है, तो सबसे पहले हमें उसे विभाजित कर लेना चाहिए उन टॉपिक्स पे जिन्हें हम जिसके बारे में हमें पूरा डिस्क्राइब करना है उसके बाद। ठीक है, तो मतलब जिसका जिसका हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए उसके बारे उसका हमने अलग अलग से उसे हम क्या कर लिए हैं, डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पुनर्जागरण का पृष्ठभूमि देखना है, फिर पुनर्जागरण का अर्थ देखना है, फिर पुनर्जागरण के कारण देखना है, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हुए, क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में वो देखना है, और पुनर्जागरण का स्वरूप कैसा रहा वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। ठीक है, आखिर पुनर्जागरण आया कैसे। देखिए क्या था, तीसरी सदी जो थी हमारी, तीसरी सदी कब होगी, 5वीं सदी के पहले होगी। मतलब प्राचीन विश्व का जो इतिहास था उस टाइम पे जो हमारी तीसरी सदी थी, आप देख सकते हो मैप में इटली भूमध्य सागर का एक क्षेत्र है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है। आप अपने पास एटलस रखो या फिर अपने रूम पे आप मैप लगाओ और बीच बीच में आप देखो, तो फिर आपको काफी नॉलेज होगा इससे और आपको चीजें कभी भूलेंगी नहीं। ये ऐसा इटली है, यहाँ पे है छोटा सा एक देश स्विट्जरलैंड, और इसके ऊपर है एक विशाल देश, ये ऐसा कुछ है, ऐसा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये क्या है, इटली है, इसको लिखना नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, जो लिखना होगा मैं आपको वो बताऊंगी, ये आप लिख सकते हैं। ये क्या है, स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, जर्मनी, ये इटली है यहाँ पे, फिर ये है भूमध्य सागर, आप देख सकते हो यूरोप है, यूरोप के नीचे भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है। आप अपने पास एटलस जरूर रखो, क्योंकि जैसे जैसे आपको आपके पास चीजें आती जाएंगी आप तुरंत उनको एटलस में देखोगे, आपको तुरंत वो चीजें याद होंगी और फिर कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, आप ये जरूर देख लेना इटली कहाँ है। ठीक है, ये है भूमध्य सागर, यूरोप के नीचे है, यहाँ पे ये भूमध्य सागरीय भाग है। यहाँ पे हुआ करता था विशाल रोमन साम्राज्य, तीसरी सदी में, लगभग तीसरी सदी में इटली में, रोम का नाम सुना होगा, इटली की कैपिटल है रोम, तो वहां पे एक विशाल रोमन साम्राज्य हुआ करता था। ये जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य ये जो था हमारा, ये तीसरी शताब्दी में विभाजित हो गया, ये रोमन साम्राज्य। पृष्ठभूमि में बता रही हूँ, ये आप लिख भी सकते हो, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख ही लो आप। ये रोमन साम्राज्य तीसरी सदी में विभाजित हो गया। ठीक है, दो भागों में, कौन कौन से भागों में, एक इधर था पूर्वी रोमन, और इधर क्या था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ओके, तो तीसरी सदी में क्या हुआ, ये जो रोमन साम्राज्य था इसका विभाजन हो गया, एक हो गया पूर्वी रोमन और एक भाग हो गया पश्चिमी रोमन। ठीक है, जो हमारा पूर्वी रोमन था, ये जो पूर्वी रोमन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो राजधानी थी, ये आप लिख सकते हैं, ये जो हमारा पूर्वी रोमन था इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जिसे हम आधुनिक तुर्की कह सकते हैं, जो अभी आधुनिक तुर्की है हमारा, वो पहले कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। तो जब रोमन साम्राज्य का विघटन होता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य बनता है, तो बनने के पश्चात जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है वो कुस्तुनतुनिया होती है, आधुनिक तुर्की कहा जा सकता है। तुर्की भी ये एशिया महाद्वीप का एक देश है, ये भी भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है, आप इसको एटलस में जाके देख सकते हो। ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या हो गई, कुस्तुनतुनिया हो गई। और जो पश्चिमी रोमन था इसकी राजधानी क्या थी,
रोम, वही इटली वाला जो रोम था ये, ठीक है। तो क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का तीसरी शताब्दी में विघटन हुआ, पूर्वी रोमन बना, पश्चिमी रोमन बना। पूर्वी रोमन की राजधानी हुई कुस्तुनतुनिया, आधुनिक तुर्की, और जो हमारा पश्चिमी रोमन था उसकी राजधानी हुई रोम। इस विभाजन के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, ये इटली था, ये स्विट्जरलैंड है और ये जर्मनी है। जर्मनी एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था उस टाइम पे और अभी भी है। विश्व का रूर कहा जाता है जर्मनी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो जर्मनी थी यहाँ से कुछ आक्रमणकारी आए और इन्हीं आक्रमणकारियों से त्रस्त होने के पश्चात, जब बहुत से आक्रमण हुए, पहले तो ऐसा ही होता था, एक दूसरे को मतलब क्षेत्रों में जाके आक्रमण करते और उनका जो क्षेत्र था वो विजित कर लेते थे। तो जो जर्मन आक्रमणकारी थे, इनके आक्रमण से त्रस्त होने के बाद ये जो रोमन साम्राज्य था इसका लगभग 5वीं शताब्दी में अवसान हो गया। ठीक है, क्या हुआ, जर्मनी आक्रमणकारियों के कारण लगभग 5वीं शताब्दी में ये जो रोमन साम्राज्य था ये इसका लगभग अवसान हो गया, मतलब ये लगभग खत्म हो गया। ये जो 5वीं शताब्दी में जब इसकी समाप्ति हो रही थी तो ये वही समय था जब यूरोप में मध्य युग की शुरुआत हो रही थी, मध्यकाल की शुरुआत हो रही थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया है मध्यकालीन विश्व कब से स्टार्ट हो रहा है, 5वीं शताब्दी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ये 5वीं शताब्दी में इसका अवसान हो रहा है, ये वही समय था जब यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में क्या हो रहा था, मध्यकाल की शुरुआत हो रही थी। अब मध्यकाल की शुरुआत जो हो रही थी वो यूरोप के लिए अच्छा संकेत नहीं था। इसमें क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ, सामंत व्यवस्था थी, सामंत व्यवस्था का बहुत जोर तोड़ से उद्गम हो गया। सामंत व्यवस्था क्या है ये आप लिख भी सकते हैं। सामंत व्यवस्था, जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो स्पेशली जो पश्चिमी यूरोप था, हमारा पश्चिमी यूरोप था, उसमें एक नई व्यवस्था तथा एक नए समाज का उद्भव हुआ। ठीक है, जो यही सामंतवाद कहलाया। अब सामंतवाद था क्या, देखो इसमें क्या था, जो हमारे ऐसे लोगों का उसमें प्रभुत्व था, ऐसे सरदारों का प्रभुत्व था जो अपनी सेनाओं के माध्यम से क्या करते थे, वो अपनी सेनाओं के माध्यम से जो किसान थे, किसान वर्ग था, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी जो जमीन होती थी, उनके जो भूखंड होते थे, भूक्षेत्र होते थे, उससे क्या करते थे, अपनी सेनाओं के माध्यम से अधिकार करवा देते थे। मतलब खुद अधिकार कर लेते थे, लेकिन खुद नहीं जाते थे, अपनी सेनाओं के माध्यम से करवा लेते थे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आप कैसे लिखोगे इसमें कि पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात एक नए समाज तथा एक नई व्यवस्था का उद्गम हुआ जो सामंतवाद कहलाया। आप इसको अलग से टॉपिक डाल के लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो क्या लिखोगे आप, पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद एक नई व्यवस्था और एक नए समाज का उद्भव हुआ जो कि सामंतवाद कहलाया। यह जो व्यवस्था थी इसमें उन सरदारों का प्रभुत्व था, यह जो व्यवस्था थी इसमें उन सरदारों का प्रभुत्व था जो अपनी सेनाओं के माध्यम से एक विशाल भू क्षेत्र पर अधिकार रखते थे, अपनी सेनाओं के माध्यम से एक विशाल भू क्षेत्र पर अधिकार रखते थे, तथा जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था में भी उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, मतलब महत्वपूर्ण स्थान था उनका, शासन व्यवस्था में भी वो उनका काफी अच्छा प्रभुत्व था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, ये जो सामंतवाद मैंने बताया। तो ये जो मध्यकाल जो हमारा आया यूरोप में, जो मध्यकाल का आरंभ हुआ, इसमें सामंतवाद का प्रभुत्व हुआ। सबसे पहला तो ये हुआ। और क्या हुआ, उस टाइम पे व्यवस्था का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और जो ईसाइयों के चर्च होते थे उसमें एक पादरी होता था। जो पादरी होते थे वो अपने आप को ईश्वर का दूत मानते थे। वो कहते थे कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है यहाँ पे, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है। तो जो मध्यकाल आया जब, तो जो सामंतवाद मैंने बताया आपको, वो जो सामंत थे
और ये जो पादरी आए, जो चर्च के मिशनरियों के जो पादरी आए, इन दोनों में इतने घनिष्ठता हो गई, इतने घनिष्ठ मित्र हो गए कि ये दोनों क्या बोले, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, हम दोनों भाई भाई। तो ये दोनों क्या अपने आप को क्या घोषित कर दिए, उपभोग वर्ग घोषित कर दिए। मतलब जो किसान थे वो कर दे, ठीक है, जो व्यापारी थे वो भी हमें कर दे, और हम क्या कर, हम मतलब वो अपने आप को केवल एक उपभोगकर्ता, उपभोगकर्ता के रूप में अपने आप को उन्होंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ मध्यकाल में यूरोप में, और क्या हुआ, और देखते हैं क्या हुआ। जो राजनीतिक सत्ता के रूप में जो राजतंत्र वहां पर चला आ रहा था, मतलब राजतंत्र उस टाइम पे हर जगह ही था, तो जो यूरोप में जो राजतंत्र चला आ रहा था पश्चिमी यूरोप में, धीरे धीरे सामंतवाद आने के कारण धीरे धीरे उसका पतन होने लगा, ठीक है। क्या हुआ, राजतंत्र की क्या हुई, राजतंत्र का पतन होने लगा धीरे धीरे। और क्या हुआ, जो व्यापार और वाणिज्य होते थे, व्यापार और वाणिज्य इसका भी धीरे धीरे ह्रास होने लगा, और विकास के नाम पे क्या हुआ, यूरोप में गतिरोध उत्पन्न हो गया। यही सब कारण से क्या हुआ, मध्यकाल को, ये जो मध्यकाल आया था यूरोप में, इसको एक अंधकार युग के रूप में देखा जाता है। कि यहाँ पे मतलब अब सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि हर जगह अब सामंतवादी जो व्यवस्था थी जब वही आ गई, तो अब क्या अच्छा क्या हो सकता है, आप यही सोचो। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, जो करदाता थे अत्यंत, व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, व्यापारी घूम रहे हैं बेचारे, उनको मतलब किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, बहुत ही बुरी स्थिति आ गई थी समाज की। इस कारण जो मध्यकाल था उसे क्या बोला गया, मध्यकाल को क्या बोला गया, अंधकार युग बोला गया। अंधकार युग बोला गया जो मध्यकाल आया। फिर इस अंधकार युग के बाद जो काल आया, अंधकार युग के बाद क्या हुआ, लोगों में चेतनाएं आई, वो मैं आपको बताऊंगी। कारण में, पुनर्जागरण के कारण में लोगों में चेतनाएं आई, धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ समझना स्टार्ट किया। तो जो अंधकार युग के बाद जब जो मनुष्य था वो इन सब जो ये गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे, जो समस्याएं थी, जब उनसे मनुष्य अवगत हुआ, उन्होंने आवाज उठाई, तब उसके बाद जो नया परिवर्तन आया उसे पुनर्जागरण कहा गया, उसे ही पुनर्जागरण कहा गया। मतलब एक तरह से जब तीसरी शताब्दी चल रही थी, जब रोम में तीसरी शताब्दी या फिर 5वीं शताब्दी के पूर्व, मतलब ये जो प्राचीन जब विश्व चल रहा था आरंभ में, तो क्या था, तब क्या था, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, जो साम्राज्य था बहुत ही अच्छा था, और यूरोप में भी काफी अच्छी व्यवस्था चली आ रही थी, और मतलब जो जनता थी वो बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पे, कहाँ पे, प्राचीन विश्व में, ठीक है। जब मध्यकाल आता है 5वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में जब मध्यकाल आता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे यही सामंतवादी प्रवृत्ति का आरंभ हो जाता है, और क्या होता है, इससे अंधकार युग की संज्ञा दे दी जाती है। तो मतलब क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मनुष्य जगा हुआ था, यहाँ पे क्या था, मनुष्य जगा हुआ था, यहाँ पे मनुष्य सो गया, अब सामंतवादी प्रथा आ गई, पादरियों का उन्होंने अत्यधिक शोषण किया, किसानों का, हर वर्ग का शोषण किया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे एक तरह से सो गए, आप ये कह सकते हो, ये लोग जो यहाँ पे मध्यकालीन विश्व के जो लोग थे वो सो गए। फिर धीरे धीरे आधुनिक विश्व आते आते क्या हुआ, लोगों में चेतना उत्पन्न हुई, और क्या हुआ, लोग फिर से जागे, मतलब क्या हो गया, पुनर्जागरण हो गया, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। पृष्ठभूमि आप लिख सकते हो, एक बार मैं बोल देती हूँ पृष्ठभूमि क्या थी। इतना तो आप समझ गए होंगे ना, नहीं, अगर आप नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हो। तो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो रोमन साम्राज्य था, तीसरी शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ पे ये इटली में भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था, ये तीसरी शताब्दी में 2 भागों में विभाजित हो जाता है, पश्चिमी रोमन और पूर्वी रोमन। जो पूर्वी रोमन था इसकी राजधानी हुई कुस्तुनतुनिया, आधुनिक तुर्की जिसे कहते हैं, और जो पश्चिमी रोमन था उसकी राजधानी क्या हुई, रोम, यही अभी जो आधुनिक रोम है वही। इन दोनों के जब ये विभाजित हो गए तीसरी सदी में, उसके बाद जब 5वीं सदी आती है, 5वीं सदी के आते आते जो जर्मन आक्रमणकारी थे उनके कारण ये जो साम्राज्य था पूरा, इसका अवसान हो गया। जैसे इस साम्राज्य का अवसान होता है 5वीं सदी में, वैसे ही यूरोप में, जो पश्चिमी यूरोप था, वहां पे मध्यकाल का आरंभ हो जाता है 5वीं सदी में। मध्यकाल के आरंभ होने से इसे बहुत सी चिंताएं उभर कर आई,
और सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी वो उभर कर आई। सामंतवाद मैंने आपको लिखवा दिया है, आप उससे देख लेना। और सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी वो उभर कर आई, और जो पादरी थे चर्च के, चर्च व्यवस्था सामने आने लगी। और जो चर्च के पादरी थे और जो सामंत थे, उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हुई। इसके कारण उन दोनों ने आपस में अच्छे संबंध बनाए और खुद को एक उपभोग वर्ग के रूप में घोषित किया। और जो हमारा राजतंत्र था राजनीतिक सत्ता के रूप में, उसका धीरे धीरे क्या हुआ, अवसान होता चला गया। और व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, और जो विकास था, विकास के नाम पर यहाँ पर गतिरोध उत्पन्न हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये हमारा मध्यकाल था, जो विश्व का मध्यकाल था, वो अंधकार युग के नाम से जाना गया, अंधकार युग ही कहा गया उसे। उसके बाद मनुष्य में जो चेतना का विकास हुआ, मनुष्य के अंदर जो चेतना आई, उसे पुनर्जागरण कहा गया। अब ये जो पुनर्जागरण है, अगर इसका अर्थ बताएं तो अर्थ, ये मध्यकालीन जो आपका विश्व है ये अब समाप्त होता है। अब हम आते हैं, जब पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाएगा तो हम किस में जीने लगेंगे, हम आधुनिक विश्व में जीने लगेंगे। तो ये जो आधुनिक विश्व में हमारा ये जो पुनर्जागरण का टॉपिक है, पुनर्जागरण का जो अर्थ है, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसका जो स्वरूप है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में सही नहीं लगेगा। तो मैं जल्दी ही ये अगला वीडियो अपलोड करूंगी, तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।